जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 43। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है जनरल मीटिंग, जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 जनरल मीटिंग। इसके स्टार्ट में हमने ये सीखा कि जनरल मीटिंग किस तरह की मीटिंग्स को कहते हैं। शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की मीटिंग को हम जनरल मीटिंग कहते हैं। जनरल मीटिंग की 3 टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कल हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में स्टडी किया कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट होनी चाहिए और इसमें मैटर्स कौन से डिस्कस होते हैं, किस तरह की कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट कराना रिक्वायर्ड है। इस कंसेप्ट में कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग वाले पोर्शन में से किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। जी जी कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में 8th वाला कंटेंट है। Particulars of commission are brokerage paid against share issue to directors, chief executive, secretary और officers are to companies in which such person are director। यानी अगर शेयर्स इस इंटरनल मैनेजमेंट को जो शेयर इशू किए गए हैं, जनरल पब्लिक को नहीं, इस इंटरनल मैनेजमेंट को जो शेयर इशू किए गए हैं, क्या उनके ऊपर कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह दी गई है? अगर दी गई है तो वो डिस्क्लोज करनी है। कल इसके ऊपर डिस्कशन की थी हमने। और वो कह रहा है कि आगे इसके आगे फर्दर आर सच कंपनीज इन विच सच पर्सन आर डायरेक्टर। अगर ये लोग जो इस कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लोग हैं, इनको शेयर इशू नहीं किए गए, बल्कि ये लोग किसी और दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है या मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये जो हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा है या डायरेक्टर्स है, ये अगर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है और उस कंपनी को शेयर इशू किए गए, तो जाहिर है ये एक तरह से इंटरनल मैनेजमेंट की या डायरेक्टर्स की कंपनी को दूसरी कंपनी को शेयर इशू किए गए। तो इसको भी अगर सेकंड कंपनी को भी कमीशन पे किया गया है या उसको जो शेयर इशू किया गया उस पर कमीशन पे किया गया है, तो वो डिस्क्लोज किया जाएगा। यानी डायरेक्टर्स को डायरेक्ट कमीशन पे करने, जो डायरेक्टर को शेयर इशू किए गए हैं वो डिस्क्लोज करने हैं। और अगर इनडायरेक्टली का मतलब कि इंडिविजुअल्स को नहीं किया गया बल्कि कंपनीज को किया गया जिसमें ये इंडिविजुअल डायरेक्टर थे, तो वो भी डिस्क्लोज करना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो स्टार्ट में इनकर करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल जहन में ये रखिए कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाने के चार्जेस। ठीक है, ये क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले भी कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर रही होती है, उनको भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी कुछ ऐसे इनिशियल एक्सपेंडिचर इनकर करती है जो कि नॉर्मली वो रूटीन में इनकर नहीं किए जाते। ऐसे एक्सपेंसेस को कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपके लिए बेहतर है इसकी एक एग्जांपल जो जहन में रखे वो ये कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। समटाइम इनको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। वैसे प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कुछ थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक आप इन दोनों को एक ही कंसेप्ट रख के आगे चल सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? और आपको शायद याद हो हमने किसी का ये पढ़ा था कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो फिर यहां पे क्यों जिक्र है इसका? इसलिए कि लायबल हो भी सकती है। किस केस में लायबल हो सकती है कंपनी? फिर अगर आर्टिकल्स में लिख दिया जाए कि ये एक्सपेंसेस कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पे करेगी, तो उस सूरत में कंपनी लायबल हो सकती है। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट यार खुदा का खौफ कर, कल डिटेल में समझाया था, मेरा भाई कल की क्लास में नहीं था। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ भूल गया यार, कितनी दफा भूलोगे यार, कल क्यों नहीं जाके पढ़ते? कल फिर आके मुझे कहोगे एक्सप्लेन कर सर। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंपनी शेयर इशू करती है, कम से कम कितने शेयर इशू होने चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम शेयर इशू हो तो कंपनी काम नहीं कर सकती। तो अंडर राइटर एक ऐसा बंदा होता है जो कहता है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम शेयर इशू हुए ना, तो जितना फर्क होगा वो शेयर मैं खरीद लूंगा। ऐसे पर्सन को कहते हैं अंडर राइटर। और अंडर राइटर के साथ कंपनी जो रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन, इसे कहते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। और क्या अंडर राइटर ये फ्री में काम करता है? उससे कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो समझ आ गई अंडर राइटर क्या है, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या है और अंडर राइटिंग कमीशन क्या है। क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, रिसीट्स एंड पेमेंट। हाँ बिल्कुल, 15 दिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नोटिस के साथ अटैच करते हैं तो नोटिस से 15 दिन पहले होनी चाहिए ना। हाँ जी,
पहली लाइन में कह रहे हैं ये लिखा हुआ, जो आपने नहीं बोला था बताना, आपने कल ढूंढ के आना। किधर पहली लाइन है लिखी हुई? कंटेंट्स में पहले 21 दिन पहले, नहीं वो 15 दिन वाली बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कोई। हाँ, प्रिपेयर टू ए डेट नॉट अर्लियर बाय 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्ट, यानी जिस दिन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है ना, उससे मीटिंग की डेट से 15 दिन पहले तक नहीं, ठीक है, बल्कि जिस दिन रिपोर्ट बन रही, रिपोर्ट मीटिंग से पहले बन रही होगी ना, बल्कि मीटिंग से भी 21 दिन पहले बन रही होगी, क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग के नोटिस के साथ तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जाना जरूरी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग अगर 30 अप्रैल को है तो नोटिस शायद 7 अप्रैल को इशू किया गया होगा। तो ये जो रिसीट एंड पेमेंट बनना चाहिए, ये उस जिस दिन की रिपोर्ट है, फर्ज कीजिए जैसे वो 7 को तो भेजी ना, फर्ज करें 5 को बना ली थी, तो 5 से 15 दिन पहले तक, ठीक है, 20 दिन पहले तक नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की डेट से 15 दिन पहले तक का हो सकता है, इससे ज्यादा अरसे नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी, फॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी जो मैटर्स, ये नहीं कि फॉर्मेशन करनी है कंपनी की, वो कह रहे हैं जो हो चुकी है उससे रिलेटेड कुछ अहम चीजें, कि हमने शेयर इशू किए थे, किन किन लोगों ने शेयर्स खरीदे, बड़े मेजॉरिटी, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहा है। मेंबर डिसीजन नहीं होगा, जो मैटर्स हो, इन कॉर्पोरेशन का डिसीजन स्टैट्यूटरी मीटिंग में नहीं होगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग में ये डिसीजन नहीं हो रहा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी कि नहीं, उसकी हो चुकी है, हाँ जी। तो जो उससे रिलेटेड अहम मैटर्स थे वो लोगों के सामने रखे जाएंगे। कौन से मैटर रखे जाएंगे? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कौन से मैटर डिस्कस होते हैं, जो नंबर ऑफ शेयर और इसके बदले शेयर के कैश मिला जो जी, ठीक है, और कैश जो 15 दिन पहले हमें हमारे लगे कैश, याद नहीं किया ना मेरे भाई ने, जनरल कंसेप्ट बता रहे हैं, याद करने वाले के अल्फाज होते ही नहीं मेरे भाई ये। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, जुमला पूरा बोला थे, टेस्ट क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो टेस्ट आपको होम असाइनमेंट्स दी जाएंगी अब नेक्स्ट वीक से, और होम असाइनमेंट्स के साथ डिस्कस हुआ करेगा। यानी आपको जो टेस्ट में क्वेश्चंस है ना, वो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं दे रहे, ठीक है, टेस्ट बहुत कम स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करवानी है ना, इसलिए आपको क्लास में होम असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, होम असाइनमेंट करके आएंगे, फिर उसके बाद डिस्कस होंगे। ये नेक्स्ट वीक से ये होम असाइनमेंट और इसकी डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। वो भी लिख के आएंगे, जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है वो भी लिख के आएंगे। कुछ भी लिखाइएगा, कुछ ना कुछ लिखाइएगा। और कोई क्वेश्चन? पूछ ले भाई, आप आगे थे, पूछ ले, पूछ ले। हाँ, बाज़ औक़ात शेयर्स लॉटेड लिखा हुआ ना, उसके साथ लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसीडरेशन अदरवाइज देन अदर देन कैश। सम ज्यादातर जो शेयर इशू किए जाते हैं ना, कैश के बदले में इशू किए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात शेयर्स इन काइंड भी इशू किए जाते हैं। समटाइम्स कंपनी ने अगर कोई बड़ा प्लांट खरीदना हो, फैक्ट्री खरीदनी हो, उसके पास पैसे ना हो, तो वो क्या करते हैं कि बदले में अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देते हैं। तो वो कह रहा है जो आपने शेयर लॉट किए हैं उनकी जब डिटेल देनी है, उसमें अगर कोई शेयर्स कैश के अलावा किसी और फॉर्म में इशू किए गए हैं, किसी और कंसीडरेशन में, जैसे आप बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, तो आपने उसको डिफरेंशिएट करके बताना है कि इतने शेयर्स हमने कैश के बदले में इशू किए और इतने शेयर्स हमने अदर देन कैश इशू किए। अदर देन कैश का मतलब बदले में कोई मशीनरी खरीद ली होगी, कोई एसेट, ठीक है जी। नहीं, ये बताया जाता है कि कितने शेयर इशू किए गए, कितने शेयर, जैसे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन जितने। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। मेन कंसेप्ट हमारा वही है जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है? शेयर होल्डर्स की। कितनी टाइप्स है जनरल मीटिंग की? 3 टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मजीद आज इसकी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, ये क्लियर है हमारा। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नाम से जाहिर है ये ऐसी मेंबर्स की ऐसी मीटिंग है जो साल में एक दफा होती है, साल में एक, साल के आखिर में नहीं, साल में एक दफा होती है, होने को कभी भी हो सकती है,
वो अभी हम देखेंगे कि कब हो सकती है। ये नॉर्मली ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है ना, फाइनेंशियल ईयर, उसकी 120 दिन के अंदर अंदर होती है। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी है? जो साल में एक दफा होती है। किन कंपनीज के लिए एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराना रिक्वायर्ड है? हर कंपनी के लिए सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी में मेंबर एक ही होता है, वो जहां पे भी बैठ जाए वही मीटिंग है उसकी, एक ही मेंबर जो हुआ। तो सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा जितने भी कंपनीज है उनके लिए लाजमी है उन्होंने कंडक्ट करवानी है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, मुझे याद करवा दे मेरे भाई, मैं भूल गया, मैं भी भूल जाता हूँ। कौन भूल रहा था इधर? इधर भूल रहा प्यारे भाई, कोई बात नहीं, आप भूल गए तो हम अभी रिवाइज करवा देते हैं, इसीलिए तो हम आते हैं। तो मेरा भाई मुझे ये बता दीजिए, स्टैट्यूटरी मीटिंग किन कंपनीज के लिए कंडक्ट कराना रिक्वायर्ड था? एक मिनट है, किसने बताना? आपने बताना? कौन बता रहा था? हाँ जी बताइए, बताइए किन का? जी बताए। एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, शाबाश। एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस किन कंपनी ने हासिल करना है? वो भी सेम रिक्वायरमेंट थी। स्टैट्यूटरी मीटिंग किन कंपनी ने के लिए रिक्वायर्ड है? सेम कंसेप्ट है। तो उसी तरीके से जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग का कंसेप्ट है किन कंपनीज के लिए कंडक्ट करना रिक्वायर्ड है, किन के लिए नहीं, उसी तरह एनुअल जनरल मीटिंग में भी ये कंसेप्ट है किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कंडक्ट करवाना? एवरी कंपनी एक्सेप्ट, इसका मतलब है चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, चाहे लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, अनलिमिटेड हो, एक दफा साल में मीटिंग करवाना लाजमी है सिंगल मेंबर कंपनी में। इस एनुअल जनरल मीटिंग में कौन सा बिजनेस डिस्कस होता है? 2 तरह के बिजनेस डिस्कस होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, याद रखिएगा। ऑर्डिनरी बिजनेस में और स्पेशल बिजनेस में डिस्कस होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हम सीखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस दोनों बिजनेस डिस्कस होते हैं। और ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंस, याद है? एग्जांपल बताए थे, क्या एग्जांपल थे बताइए? ऑर्डिनरी बिजनेस में कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखते हैं वही पॉइंट है, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर कंसीडरेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड किधर है? ये अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड जो डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया होगा उसको मेंबर्स अप्रूव करेंगे मीटिंग में, यानी डिविडेंड प्रपोज डायरेक्टर करते हैं, फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स दे रहे हैं। 2 पॉइंट। फिर कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट और फॉर इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इफ ड्यू, ये इफ ड्यू क्यों लिखा हुआ? इफ ड्यू क्यों लिखा हुआ? इसलिए कि डायरेक्टर्स इलेक्शन एजीएम में होगा, लेकिन हर एजीएम में डायरेक्टर्स का इलेक्शन नहीं होगा। अगर ड्यू है, क्यों? डायरेक्टर का इलेक्शन कब ड्यू होता है? 3 साल के बाद। शाबाश। तो जिस एजीएम में इलेक्शन ड्यू है उस एजीएम में होगा, बाकी एजीएम में नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर प्लस रेम्यूनरेशन और कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, वही 6 मैटर्स हैं। ये ऑर्डिनरी बिजनेस। और स्पेशल बिजनेस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। शाबाश। एग्जांपल याद है आपको? एग्जांपल याद है? हाँ, किधर लिखे हुए हैं? ये एग्जांपल स्पेशल बिजनेस। ठीक है, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में लिख दिए। हालांकि एनुअल जनरल मीटिंग के नीचे भी एग्जांपल लिखी जा सकते थे, क्योंकि स्पेशल बिजनेस एनुअल जनरल मीटिंग में भी डिस्कस हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी डिस्कस। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस दोनों डिस्कस होते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है सिर्फ। क्लियर? तो ऑर्डिनरी बिजनेस के एग्जांपल्स क्लियर हो गए, स्पेशल बिजनेस के एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए। अच्छा, इसके बाद ये जो मीटिंग है एजीएम, इसमें ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस होगा, स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होगा। स्पेशल बिजनेस की 3 एग्जांपल्स हमने शेयर कर लें, इसके अलावा भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अच्छा, आप मुझे सोच के ये बताइए, मीटिंग किसकी है? इसको कंडक्ट करवाने के सारे इंतजाम कौन करवाते होंगे? पक्की बात है। फिर से बताइए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, बताइए इसमें क्या सारे मामलात इंतजामात शेयर होल्डर्स ही करते हैं, या इसमें फैसले तो शेयर होल्डर ही करेंगे, लेकिन इसके इंतजामात, इंतजामी अमूर सारे के सारे वो डायरेक्टर संभालेंगे? डायरेक्टर संभाले। एग्री करते हैं इसे? अच्छा, फिर मुझे बताते जाइए। पहला क्वेश्चन मेरा, एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, या कोई भी जनरल मीटिंग, ये एक दफा, लेकिन किस दिन होगी, किस जगह होगी, किस वक्त होगी, ये फैसले कौन करेगा? डायरेक्टर्स।
अगला क्वेश्चन मेरा इससे भी मुश्किल, इस मीटिंग के अंदर क्या क्या मैटर डिस्कस होंगे, किन किन मैटर्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग होगी, ये कौन फैसला करेगा? डायरेक्टर डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर कौन कौन सा बिजनेस डिस्कस होगा। डायरेक्टर डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर कौन कौन सा बिजनेस डिस्कस होगा। मीटिंग से 21 दिन पहले जब नोटिस जाता है ना, नोटिस, उस नोटिस के अंदर जो एजीएम का या किसी भी जनरल मीटिंग का नोटिस है, उस नोटिस के अंदर जो बिजनेस डिस्कस होना है, जो बिजनेस ट्रांजैक्ट होना है, उस बिजनेस की 1 2 3 4 लिस्ट होती है कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है और फिर उसके थोड़ा सा नीचे ये स्पेशल बिजनेस है। और ये डिसाइड किसने किए होते हैं? डायरेक्टर्स ने। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना हो जो डायरेक्टर्स का फेवरेट है, या आर्टिकल्स के अंदर डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन जो है उसको कम करना हो जो कि डायरेक्टर्स नहीं चाहते, तो क्या डायरेक्टर्स अपने जीते जी कभी ये बिजनेस एजीएम के नोटिस में इंक्लूड करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, नहीं करेंगे नोटिस। इसीलिए लॉ ने एक रास्ता मेंबर्स के लिए भी खोला हुआ है कि मेंबर्स अगर चाहें तो मीटिंग में कोई बिजनेस जो डिस्कस होना है अपनी तरफ से भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टर्स की तरफ से तो कंफर्म नोटिस में लिखा जाएगा कि ये बिजनेस है, इनके ऊपर आइए आप फैसला कीजिए। लेकिन अगर उसमें कोई बिजनेस, कोई एजेंडा आइटम मेंबर्स इंक्लूड करवाना चाहे वो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। शर्त क्या है कि उन मेंबर्स के पास कम से कम 5% वोटिंग पावर हो। कंसेप्ट है हु कैन प्रपोज रेजोल्यूशन, हु कैन प्रपोज रेजोल्यूशन। भाई जाहिर है बिजनेस होगा तो उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास होगी ना। ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस है स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रपोज कर रहे हैं, देखिए पास तो मेंबर्स ही करेंगे कोई भी रेजोल्यूशन। जनरल मीटिंग के अंदर गौर से सुनेगा ये कंसेप्ट, मिक्स ना कर दीजिएगा। जनरल मीटिंग के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास होगी, पास मेंबर्स ही करेंगे। प्रपोज नॉर्मली डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन एक केस में मेंबर्स भी प्रपोज कर सकते हैं। कब? जब उनके पास 5% वोटिंग पावर हो। वो जनरल मीटिंग से 10 दिन पहले, जनरल मीटिंग से 10 दिन पहले कंपनी को नोटिस देके रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। प्रपोज का मतलब क्या है कि रिकमेंड कर सकते हैं कि सर हमें पिछले ही हफ्ते नोटिस मिला है कि आप 21 दिन के बाद एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई एजेंडा आइटम नहीं है। हालांकि हम चाहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव सही काम नहीं कर रहा है, इसको रिमूव किया जाए। ये हम टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रिमूव किया जाए। इसीलिए बराए मेहरबानी मेरे पास 3% शेयर है, लेकिन मेरा एक दोस्त है उसके पास 4% शेयर है, हम दोनों के पास मिला के 7% शेयर हो गए, जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट 5% से ज्यादा है। तो बराए मेहरबानी हम 5% वाले शेयर होल्डर्स, मोर देन 5% हमारे पास वोटिंग पावर है, हम प्रपोज करते हैं कि इस एजीएम में रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की रेजोल्यूशन भी सामने लाई जाए, पेश की जाए। फिर उसके बाद सारे मेंबर्स फैसला करेंगे, तो जो फैसला होगा वो सबको कबूल है। लेकिन कम से कम ये मसला, ये मैटर तो प्रेजेंट किया जाए मीटिंग में। इसे कहते हैं बिजनेस प्रपोज करना या रेजोल्यूशन प्रपोज करना। प्रपोज कर रहे हैं, अगर मीटिंग से पहले पास कब होगी या रिजेक्ट कब होगी ये रेजोल्यूशन, वो मीटिंग में होगी। प्रपोज पहले करेंगे। और इसमें बहुत अहम चीज, ये शायद आपको समझ आ भी गई हो लेकिन अगली बात मुश्किल से समझ आएगी, कि मीटिंग के अंदर कौन सा मैटर डिस्कस होगा, कौन सा बिजनेस डिस्कस होगा, कौन सी रेजोल्यूशन पेश की जाएगी, ये प्रपोज करना, रेजोल्यूशन या बिजनेस प्रपोज करना अलग कंसेप्ट है। और मीटिंग के लिए प्रपोज करना कि मीटिंग हो, ये अलग कंसेप्ट है। यहां पे मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि मीटिंग का फैसला हो चुका है, मीटिंग के अंदर कौन सी शाबाश रेजोल्यूशन पास होगी, कौन सा फैसला कंसीडर किया जाएगा, कौन सा बिजनेस, ये वो कंसेप्ट है, ये वो कंसेप्ट है। जी चुप कर, थोड़ी मुझे भी, मैं भी पढ़ाने के लिए है, मुझे भी मौका दीजिए। मेरे से 2 हाथ आ गए। Who can propose resolution? तो ये कह रहा है डायरेक्टर तो कर ही सकते हैं, डायरेक्टर का तो पहला राइट है, वो तो कर ही सकते हैं। डायरेक्टर्स के अलावा कौन कर सकता है? मेंबर्स भी कर सकते। याद रखिए, ये मीटिंग बुलाने को नहीं कह रहे, मीटिंग कंडक्ट करवाना प्रपोज नहीं कर रहे, वो हो चुका है फैसला डायरेक्टर। ये उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन क्या होगी वो प्रपोज कर रहे हैं, पॉइंट टू बी डिस्कस। लेकिन इनके पास क्या है? 5% वोटिंग पावर होनी चाहिए और
एट लीस्ट 10 days बिफोर जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से 10 दिन पहले नोटिस भेजना चाहिए। एक केस स्टडी में आई कि आपने क्या किया, उसने कहा मिस्टर एक पर्सन है, उसके पास 8% शेयर्स हैं, मीटिंग 7 तारीख को नोटिस इशू हुआ कि 30 तारीख को मीटिंग होगी, और उसने 25 तारीख को एप्लीकेशन फाइल की कंपनी सेक्रेटरी के पास कि सर मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के रेजोल्यूशन भी ऐड हो जाए, डिस्कस करें। क्या ये रेजोल्यूशन अब मीटिंग में डिस्कस होगी? क्यों नहीं डिस्कस होगी? शाबाश, 10 दिन पहले आनी चाहिए थी। और अगर यही रिक्वेस्ट सबमिट करवाई जाती 15 तारीख को, फिर वैलिड थी, भी क्लियर हुई है बात? हु कैन प्रपोज रेजोल्यूशन? चलिए ये आगे चल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा किन कंपनीज के लिए एजीएम कंडक्ट कराना रिक्वायर्ड है। हमने पढ़ा एजीएम में कौन कौन सा बिजनेस कंडक्ट होगा, ऑर्डिनरी और स्पेशल, एग्जांपल्स पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा कि वैसे तो डिस्कस होगा मीटिंग में, वो डिसाइड करेंगे डायरेक्टर्स, लेकिन मेंबर्स भी कोई बिजनेस कोई रेजोल्यूशन ऐड करवाना चाहे ना कि ये भी डिस्कस हो, वो भी करवा सकते हैं। शर्त क्या है? उनके पास 5% वोटिंग पावर हो। और खतरनाक कंसेप्ट आपको बता दिया जो आप मिक्स कर सकते हैं एग्जाम में, कि मीटिंग, देखिए मेंबर्स के पास ये भी राइट है कि अगर उन्होंने कोई अर्जेंट बेसिस पे मीटिंग कंडक्ट करवानी हो ना, तो डायरेक्टर्स को मीटिंग कॉल करने को भी कह सकते हैं। और मेंबर्स के पास ये भी राइट है कि अगर ऑलरेडी डायरेक्टर्स ने मीटिंग अनाउंस की हुई है तो उसमें कोई एजेंडा आइटम, उसमें कोई बिजनेस, उसमें कोई रेजोल्यूशन ऐड करवा दे। लेकिन दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। मेंबर्स का डायरेक्टर्स को ये रिक्वेस्ट करना कि मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए, वो अलग कंसेप्ट है। और मेंबर्स का डायरेक्टर को ये रिक्वेस्ट करना कि इस मीटिंग के अंदर कोई एजेंडा आइटम रेजोल्यूशन पास की जाए या प्रेजेंट की जाए, ये अलग कंसेप्ट है। रेजोल्यूशन के लिए 5% वोटिंग पावर, मीटिंग से 10 दिन पहले सेंड करने हैं। क्लियर हो गई बस? अब वही कंसेप्ट जो कल भी पढ़ा था स्टैट्यूटरी मीटिंग में। कब? तो स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट होगी? स्टैट्यूटरी मीटिंग में ये पढ़ा था, कब कंडक्ट होगी? विद इन 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 120 days फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ विच एवर इज अर्लियर। अब सुन ले, एजीएम कब कंडक्ट डिपेंड करता है, फर्स्ट एजीएम है कि सब्सिक्वेंट एजीएम डिपेंड करता है। फर्स्ट एजीएम क्या होती है? पहली एनुअल जनरल। और सब्सिक्वेंट एजीएम क्या होती है? जो पहली के बाद कोई भी हो। क्या सेकंड एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम है? 10th एजीएम, 50th एजीएम, फर्स्ट एजीएम, वो फर्स्ट है, फर्स्ट वाली फर्स्ट है। फर्स्ट के अलावा जितनी भी होगी सब्सिक्वेंट। फर्स्ट एजीएम कब कंडक्ट करवानी है? विद इन 16 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। विद इन 16 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कल भी तो ये पढ़ा था, 16 months था कल, 9 months। अब ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम कब कंडक्ट हुआ? विद इन 4 months नहीं कहना, विद इन 120 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है? कोई भी हो सकता है। शाबाश, कंपनी का, किसी कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर होता है, किसी का 30 जून होता है। और आई कैप के क्वेश्चन, काउंटिंग के कुछ क्वेश्चन में फेल करने के लिए कभी कभार ये भी कहा था 31 नवंबर ईयर एंड है। हमारे 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, 31 नवंबर को साफ ही नहीं लगता था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने क्या, वो मंथ काउंट करते हुए गलती हो जाती। तो कंपनी का ईयर एंड कोई भी हो सकता है। 28 फरवरी भी हो सकता है, 28 फरवरी भी हो सकता है। तो जो भी कंपनी का ईयर एंड है, उसके ईयर एंड का मतलब उसके साल की आखिरी तारीख। काउंटिंग ईयर क्या है? आप लिखते हैं ना बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट एज ऑन 31st, एज ऑन के बाद जो डेट लिखते हैं ना वो है ईयर एंड। यहां ऊपर इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड के बाद जो डेट लिखते हैं ना वो है ईयर एंड की डेट, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 120 दिन के बाद एंड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर एजीएम कंडक्ट होगी। कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं? है क्लास में कोई माइका लाल जो बताए कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फर्क है? 1 मिनट ठहरिए, हाथ उठा के।
कैलेंडर ईयर चेंज नहीं होता, फाइनेंशियल कंपनी के लिहाज से चेंज होता है। किसी हद तक तो बात ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चला कैलेंडर ईयर होता क्या। कैलेंडर ईयर हमेशा शुरू होता है 1 जनवरी से और हमेशा खत्म होता है 31 दिसंबर इसके। हाँ, और फाइनेंशियल ईयर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और उससे 1 दिन पहले खत्म हो जाया करेगा। ठीक है, 12 महीने, बिल्कुल ठीक है। तो जो एजीएम कंडक्ट होगी वो वहां फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, क्लोज होने के 120 दिन के अंदर अंदर, और हर कैलेंडर ईयर में 1 दफा होना लाजमी है। समझ आई बात की? नहीं समझ आई? एग्जाम्पल नहीं है, मुझे नहीं आई ना, कोई समझ ही नहीं है। समझ आई है तो बताइएगा, अभी पता चल जाता है, अभी पता चल जाता है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, ये है 30 जून 2022। ठीक, और ये है 31 दिसंबर 2022। ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी को। कंपनी ने अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2022 को। कंपनी अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग कब करवाएगी? हाँ शाबाश, अगर एनुअल जनरल मीटिंग, अच्छा स्टैट्यूटरी मीटिंग कब तक कंडक्ट करवानी थी? 9 मंथ्स ऑफ, यानी इस केस में कब तक? अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट को इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, 30 दिसंबर की डेट भी तो कोई होगी, शाबाश, 30 सितंबर, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर से पहले 15 अगस्त को एजीएम कंडक्ट करवा ली। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट नहीं, ये बात क्लियर है? अच्छा चलिए, अब स्टैट्यूटरी मीटिंग का कंसर्न मैंने रिवीजन के लिए ऐड किया था। अब सुने, फर्ज करें ईयर एंड है 30 जून, फर्ज करें ईयर एंड क्या है 30 जून। कंपनी ने एजीएम कब तक कंडक्ट करवानी है? गिन के बताए ना डेट कोई। एक मिनट ठहरे, आपने अभी नहीं बोलना, कैलकुलेशन करने थे उनको जी। ये ईयर एंड 30 जून है, 30 जून है। कंपनी ने 15 अगस्त को फर्स्ट एजीएम करवा ली। करवानी कब तक थी? मैं पूछा करवानी कब तक थी? फर्स्ट एजीएम करवानी का लिमिट देखे, करवा ली 15 अगस्त को, टाइम कितना? 16 मंथ्स, शाबाश। इसमें पहली एजीएम में 120 डेज का सूल नहीं लगाना, ये समझाना चाह रहा था। नहीं लगाया, ये लगाने लगे थे, आप थोड़ी देर चुप रहती ना, इन्होंने लगा देना था 120 डेज का सूल। फर्स्ट एजीएम में 120 डेज का सूल नहीं लगाना, 16 मंथ्स का लगाना है। लेकिन फर्ज करें ये एंड है, इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 2022 को, ये एंड अब गौर से सुनिएगा, ये एंड है 30 जून 2022। फर्स्ट एजीएम हो गई 15 अगस्त को, ठीक है। सेकंड एजीएम कब होगी? 30 जून 2023 जब ये एंड खत्म होगा, उसके बाद 120 दिन के अंदर अंदर कैलकुलेट करके बताए बाय विच डेट? 30 नहीं 28, ये समझाना चाह रहा था। 120 डेज का मतलब 4 मंथ्स नहीं। वही गलतियां जो केस स्टडी में आप लोग कर रहे हैं, एग्जामिनर कमेंट्स में बोल रहा है, वो आपके सामने रख रहा हूं। वो कहता है मैं फर्स्ट एजीएम का पूछता हूं, स्टूडेंट 120 डेज का बता देते हैं, जो गलत होता है। मैं कहता हूं एजीएम पहले हो गई, स्टैट्यूटरी मीटिंग अभी तक नहीं हुई, स्टूडेंट फिर भी कैलकुलेट कर देते हैं 9 मंथ्स के अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग अब होगी, हालांकि लाने क्लियरली लिखा स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होगी। आखिरी क्वेश्चन, जिसने इसका जवाब ठीक, अच्छा बोलना नहीं है, हाथ उठाना है, जिसने सही जवाब वो इंशाल्लाह इस दफा पास। कंपनी का ईयर एंड है, अब की बार ईयर एंड है 30 सितंबर 2022, 10 साल पहले की इनकॉर्पोरेट हुई है। अब सही दिनों के लिहाज से डेट बतानी है, अब ये 4 महीने नहीं करने। कंपनी एजीएम कब कंडक्ट करवाएगी?
सब्सिक्वेंट सबसे पहले बता 10 साल पहले पिछली एजीएम फर्ज कीजिए, पिछली एजीएम हुई थी 15 अक्टूबर को, पिछली एजीएम हुई थी 15 अक्टूबर को, फर्ज करें पता 29 जनवरी आपने दिन सही काउंट किए हैं, 1 मिनट ठहरे, और कुछ 28 जनवरी 31 दिसंबर, कैसे 31 दिसंबर वाले नहीं फेल ऐसे ना करें, मैंने ये नहीं कहा कि गलत बताने वाले फेल है, ये नहीं कहा, कंसेप्ट को पूरा सही तरीके से समझा करें। मैंने कहा जो सही बताएंगे वो इंशाल्लाह पास, खुसूसी दुआ उनके लिए, जो अभी नहीं बता सके वो अगले किसी हफ्ते बाद कोई क्वेश्चन इसी तरह का पूछ लूंगा, वीआईपी क्वेश्चन, उसमें आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ये बात समझ आई, एजीएम कब कंडक्ट करवानी है समझ आई। फर्स्ट का असूल डिफरेंट है, सब्सिक्वेंट का डिफरेंट है, और इसमें जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो भी आपके सामने रखे, कोई मसला नहीं है। देखें क्लास में गलती करना बहरहाल कई गुना बेहतर है एग्जाम में गलती करने से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज, अगर कभी लोड शेडिंग की वजह से हम 120 डेज में एंड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर में मीटिंग कंडक्ट ना करवा सके, एक्सटेंशन मिल सकती है? यस मिल सकती है। अब ये भाई मुझे बताएंगे कैसे एक्सटेंशन मिल सकती है, कौन एक्सटेंशन देगा, किसको देगा? एजीएम के लिए एक्सटेंशन कौन देगा? डायरेक्टर्स देंगे। कमीशन या रजिस्ट्रार? किस केस में कमीशन, किस केस में रजिस्ट्रार? लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन, अनलिस्टेड में रजिस्ट्रार। ये कंसेप्ट कहां पढ़ा था? चैप्टर 1 में। शाबाश भाई, ये है हमारा एजीएम, क्लियर हो गया। फिर तीसरी कंपनी, किसी जनरल मीटिंग की टाइप कौन सी आई? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बस क्या मतलब, क्यों टाइम आज जुम्मा था। हाँ ठीक है जुम्मा है, ठीक है ये नहीं पढ़ा, ये 2 लाइनें हैं सिर्फ, ये पढ़ा नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुम्मा अब दिल्ली जाके पढ़ना है जुम्मा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसको एब्रीविएट ईओजीएम भी करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग को एजीएम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को ईओजीएम। कब कंडक्ट करवाई जाएगी? जब भी जरूरत पड़े। बात बात ऐसा होता है कि एजीएम हो गई है, अब एजीएम साल में दोबारा तो नहीं हो सकती, अगर किसी रीजन की वजह से मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ गई तो दोबारा एजीएम तो नहीं कंडक्ट करवा सकते। उस सूरत में क्या करवाएंगे? एजीएम में ऑर्डिनरी और ये बहुत अहम कंसेप्ट है, आई क्वेश्चन पूछता होता है 13 नंबर का, उसमें ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं, आपको शायद इरिटेशन हो रही हो, लेकिन उस क्वेश्चन में जो जिसके जहन में ये लाइन ना आए वो 4 नंबर लूज कर बैठता है कि एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस दोनों डिस्कस होते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या करता है, कहता है एजीएम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, उसमें एक स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा, एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, बताइए इसमें नोटिस के अंदर आप क्या क्या चीजें लिखेंगे। तो उसमें स्टूडेंट लिखते हैं बिजनेस आइटम्स की हेडिंग देके बिजनेस आइटम, और नीचे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। और एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है मैंने क्वेश्चन में कहा था एजीएम कंडक्ट हो रही है, मैंने खुद से एक ही बिजनेस बताया था, लेकिन आपको इतनी सेंस नहीं है कि एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस होता है। उसके 6 पॉइंट किसने लिखने थे? ये 0.75 ईच एक का मार्क्स था, 4 नंबर गए आपके। समझ रहे हैं कैसे टच कर रहा है कंसेप्ट को? क्या अंडरस्टूड है ना कि एजीएम के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होगा ही होगा। और अगर उसने लिख दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस में बताओ क्या क्या चीजें लगेंगी साथ, तो उसमें आपने 6 ये भी पॉइंट छाप दिए। आपने कहा सर ने कहा था ये नहीं भूलना, ये नहीं भूलना, हालांकि सर ने ये भी कहा था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ स्पेशल बिजनेस होता है। क्लियर हो गया? ये स्पेशल बिजनेस का एग्जांपल पढ़ चुके हैं। और फिर कह रहा है स्पेशल बिजनेस कोई और चीज है, स्पेशल रेजोल्यूशन कोई और चीज है, ऑर्डिनरी बिजनेस कोई और चीज है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कोई और चीज है। ऑर्डिनरी बिजनेस पास होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, स्पेशल बिजनेस पास होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से। एग्जाम में ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अब जो कॉमन सेंस की बात नहीं है वो सुन ले, जिसकी वजह से फेल होते हैं बच्चे। वो कहता है स्पेशल बिजनेस को डिफाइन करो, स्पेशल रेजोल्यूशन डिफाइन कराते हैं। वो कहता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को डिफाइन करो, ऑर्डिनरी बिजनेस को डिफाइन कराते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो गया। आप ऐसा कीजिए, लर्निंग आपकी असाइनमेंट क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पे जितने भी एंड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी असाइनमेंट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 को छोड़ दें। देखिए मैंने आपके साथ रियायत की है ना, अब आपने मुझे शर्मिंदा नहीं कराना, असाइनमेंट सारी करके आनी है और असाइनमेंट चेक करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।